अच्छा जी, मुझे बताएंगे प्रोडक्ट हंटिंग से ऑलरेडी फेमिलियर कौन कौन है? प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब क्या है? सर हंटिंग की बात करें, रैंकिंग की नहीं। सर इनको म्यूट कर दो। हमें जब भी किसी प्रोडक्ट के साथ काम करना है तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट हंट करनी पड़ेगी ना, उसके डिफरेंट स्टैट्स देखने पड़ेंगे कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए फिजिबल है भी या नहीं। तो उसके लिए एक क्राइटेरिया आता है प्रोडक्ट हंटिंग का। प्रोडक्ट हंटिंग इटसेल्फ एक रॉकेट साइंस है। मैं ये नहीं कहूंगा कि रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस है। इस बिजनेस के ऊपर आपकी सक्सेस या फेलियर 70% डिपेंड करती है प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। आपकी प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी है, आपकी प्रोडक्ट में जान है, उसमें कंपटीशन कम है, उसकी डिमांड है, और आप उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करके लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हो, तो आप कामयाब हो। अदरवाइज आप जो मर्जी कर लो, अगर आपकी प्रोडक्ट ही फजूल है तो आप फेलियर की तरफ। लोग प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर 6-6 महीने भी लगा देते थे। इजी टास्क नहीं है ये। एक इजी इन सेंस कि टाइम कंज्यूमिंग है। इजी से मतलब मेरा कि टाइम कंज्यूमिंग है। स्टेप मुश्किल नहीं है करने, लेकिन स्टेप रिपीट होंगे। वो जो 3-4 स्टेप्स होंगे वो हम हर प्रोडक्ट के लिए करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे अनटिल अनलेस कि वो प्रोडक्ट हमें सेटिस्फाई करे। ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन क्या दिमाग में आता है? सबसे पहले जी प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक्स हमने डिस्कस करनी है। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया कौन देगा? सर क्लाइंट देगा। जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो आपको क्राइटेरिया देगा। अगर नहीं दे रहा तो उससे डिमांड करें। अगर वो कहता है कि नहीं आप बनाओ क्राइटेरिया, तो फिर आप अपना जनरेट करके उससे प्रूव करवाएं और फिर उस क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट हंट करके उसको दें। अदरवाइज नहीं। अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना कोई। वो आपको कहता है कि ये मेरा क्राइटेरिया, उसको 10 प्रोडक्ट दें उस क्राइटेरिया की, उन 10 में से फाइनल वो करेगा कि किसको लेके चलना है। समझ आ रही है जी बात? क्लियर है जी यहां तक? अभी मेरे पास एक क्राइटेरिया है, मेरे क्लाइंट ने मुझे वो दिया था, मैं वो आपको दिखाता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में वो चीजें थोड़ी सी बैठ जाएं, और फिर जब हम उसको सर्च करें, प्रोडक्ट की हंटिंग स्टार्ट करें, तो हम वो वाला क्राइटेरिया फुलफिल करने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों को भी वो एक प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया है वो क्लियर हो जाए। सर प्रोडक्ट हंटिंग को हम दो चीजों में डिवाइड करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग को हम दो चीजों में डिवाइड करेंगे, आइडिया जनरेशन, प्रोडक्ट आइडिया जनरेशन एंड देन वैलिडेशन। क्लियर है? सबसे पहले तो हमें आइडियाज चाहिए ना कि कौन कौन सी प्रोडक्ट एज ए ऑप्शन हम लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आइडियाज चाहिए। हम पहले आइडिया जनरेशन करेंगे और उसके बाद हम उसको वैलिडेट करेंगे किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के ऊपर। ठीक है जी। अब आइडिया, मेन काम ही आइडिया जनरेट करना। उसके बाद जो वैलिडेशन करनी है वो तो हमने एक क्राइटेरिया अपना साइड पे रख लेना है, और दूसरे साइड पे हमने जंगल स्काउट या हीलियम 10 को यूज करना है और हमने उसको वैलिडेट करना स्टार्ट कर देना। सही है? तो पहले हम आइडिया जनरेशन के ऊपर आए थे। अब कुछ टेक्निक्स हैं
प्रोडक्ट आइडिया जनरेट करने के लिए, उनको डिस्कस करते हैं। फिर एक एक टेक्निक का छोटा छोटा सा प्रोसीजर मैं करके दिखा दूंगा, बाकी आप लोग के ऊपर। क्लियर है जी? क्योंकि कुछ कोई काम नहीं है। पहली टेक्निक है जी माइनस स्ट्रिंग मेथड, लिख ले। माइनस स्ट्रिंग मेथड है जी सर। ये हम लोग क्या कर रहे हैं जी, आइडियाज जनरेट कर रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। पहली टेक्निक है जी हमारी माइनस स्ट्रिंग मेथड, सही है। सेकंड में हम अपने टूल्स को यूज करेंगे। थर्ड पे हम प्रोडक्ट हंट करेंगे वाया कीवर्ड रिसर्च। प्रोडक्ट बेसिकली प्रोडक्ट क्या है, कोई मुझे बताएगा? हमने डिस्कस किया था ना कि प्रोडक्ट तो सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का। अब वो प्रॉब्लम क्या है, उसका कोई ना कोई नाम होगा ना। ऑनलाइन की दुनिया में उसका कीवर्ड होगा, तो कीवर्ड ही आपकी प्रोडक्ट है, और कीवर्ड के थ्रू ही आपकी अमेज़न की दुनिया या ई कॉमर्स की दुनिया। प्रोडक्ट हंट करनी है, कीवर्ड चाहिए। डिफरेंट कीवर्ड ज़हन में आएंगे तो ही आप उसको टाइप करके नई से नई प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो ना। तो गेम सारी किसकी है जी? कीवर्ड्स की है। दूसरे नंबर पे अगर जी कुछ कह रहे, अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर देखें लिस्टिंग करनी है, उसमें भी कीवर्ड रिसर्च करो, उन कीवर्ड्स को इंडेक्स करो, उन कीवर्ड्स को रैंक करो। लिस्टिंग को रैंक करना है, वो भी कीवर्ड्स के ऊपर होना है। पीपीसी चलानी है, वो भी कीवर्ड्स के ऊपर। तो आपकी अल्टीमेटली गेम ही सारी कीवर्ड्स के ऊपर, सही है जी। चौथा स्पाई ऑन सेलर्स जी, जासूसी करनी है जी। स्पाई ऑन सेलर्स, जो ऑलरेडी सेलर्स बैठे हैं, हम उनके स्टोर्स के ऊपर जाके चेक करेंगे, आइडियाज जनरेट करेंगे। शायद कुछ क्लिक कर जाए ना माइंड को। सर क्लिक करने की देर है बस, कोई भी चीज न्यू तो हो नहीं सकती। न्यू तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, न्यू प्रोडक्ट तो लॉन्च नहीं कर सकते। जो भी लॉन्च करेंगे उसके कोई ना कोई सेलर्स बैठे हैं, बेच रहे हैं। लेकिन सिर्फ हमें देखना है कि आइडिया कोई आए ऐसा यूनिक जिसके ऊपर क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल कर जाए, तो गुड टू गो। समझ आ रही है जी बात? अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी फिफ्थ वन हमारा। कल मैंने आपको बेस्ट सेलर्स का टैब दिखाया था जी। हाँ जी, बेस्ट सेलर्स। हम बेस्ट सेलर्स के टैब में जाके डिफरेंट कैटेगरीज को एक्सप्लोर करेंगे आइडिया जनरेट करने की। बात वही है फिर कि जो चीज दिमाग पर लग गई लगेगी, क्राइटेरिया वैलिडेट करेंगे, पूरा हो गया तो ठीक है, अदरवाइज साइड पे अगली ढूंढने लग जाओ, साइड पे अगली ढूंढने लग जाओ। इसीलिए मैंने बताया कि ये प्रोडक्ट हंटिंग ऐसा काम है कि लोग 6-6 महीने भी इसके ऊपर लगा देते हैं। सबसे क्रूशियल पार्ट आपके ई कॉमर्स बिजनेस का प्रोडक्ट हंटिंग। विनिंग प्रोडक्ट होगी, आप कामयाब है। अदरवाइज आप जितना मर्जी पैसा ले, ब्लीडिंग में ही निकल जाएगा जी। सही है। इसके अलावा कोई और तरीका कोई बता सकता है आइडिया जनरेट करने का? ये सारे तरीके कोई अमेज़न ने तो नहीं दिए हुए, लोगों ने ही बनाए हैं कि अच्छा यार ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। कोई और तरीका आप बता सकते हैं? नहीं नहीं, रिव्यू नहीं हम जनरेट कर रहे, अभी तो हम प्रोडक्ट दिमाग में लाना चाह रहे हैं। देखो ना, बैठे बैठे एक सिंपल सिंपल सी बात करता हूँ। दिमाग में बैठे बैठे आप डिसाइड नहीं कर सके, आंखों के सामने से गुजर रहा होगा तो आपको आइडियाज भी आएंगे, आप डिसाइड भी कर सकेंगे, डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर भी कर सकेंगे। सर अब आप सोचें कि किस किस चीज के थ्रू आपकी आंखों के सामने आइडिया आ सकता है? सर सोशल मीडिया इधर मेंशन नहीं है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर अली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जो ऑलरेडी एक वर्ल्ड वाइड मानी जाती है ई कॉमर्स साइट, उधर जाके आप एक
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यही सारे मेथड्स उधर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पिंटरेस्ट यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कोई भी कीवर्ड ध्यान में आया? देखिए हर चीज का एक रूट कीवर्ड होता है, हमने उस रूट कीवर्ड तक पहुंचना है, हमने उस रूट कीवर्ड तक पहुंचना है। उसके आगे फिर आपके दिमाग ने डिफरेंट कॉम्बिनेशन लगा के आपको आइडियाज देने, और जब आप एक काम की तरफ फोकस कर रहे होंगे तो दिमाग आपका खुद ही चल पड़ेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। रूट कीवर्ड क्या होता है जी, बताएं? मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूं कि बैम्बू की प्रोडक्ट्स है, बैम्बू, बांस, बैम्बू, बैम्बू से प्रोडक्ट डिफरेंट बनते हैं ना, बैम्बू की प्रोडक्ट बनती है सर, बैम्बू पिलर्स भी बनते हैं, बैम्बू से स्पून भी बनते हैं, बैम्बू से वो चॉपस्टिक्स भी बनती हैं, वो जो चाइनीज यूज करते हैं ना राइस वगैरह खाने, बैम्बू की बनती हैं वो चॉपस्टिक्स भी। तो अब आपके पास एक रूट कीवर्ड आ गया बैम्बू, अब उसके आगे कॉम्बिनेशन बना के डिफरेंट सर्च इंजन के ऊपर लगाई जाए, कोई तो कीवर्ड सामने आएगा ही ना जो आपके लिए न्यू होगा। उस कीवर्ड को उठाएं, अमेजोन पे डालें, देखें क्या देता है अमेजोन आपको। हो सकता है वो कोई नई प्रोडक्ट दे रहा हो जो आज तक आपने नहीं देखी दुनिया आप अपनी लाइफ में। सर अगर आपने नहीं देखी तो आपके नेटवर्क ने भी नहीं देखी होगी। सर उसके ऊपर जरा अपने स्टैट चलाएं, अपने क्राइटेरिया देखें, चांसेस है कि वो फुलफिल कर जाए। समझ रहे मेरी बात को? हमने देखा कि बैम्बू से चॉपस्टिक्स भी बनती है, बैम्बू स्पून्स भी बनते हैं, बैम्बू से वो स्टीमर भी बनते हैं, सही है, बैम्बू से पिलोज भी बनते हैं, कुशंस भी बनते हैं। तो हमारे पास एक पूरी नीश है बैम्बू की। अब आप डिफरेंट सर्च इंजन पे जाएं, उधर बैम्बू का एक रूट, मैंने आपको क्या कहा, हमें रूट कीवर्ड चाहिए। आप रूट कीवर्ड लिखें, उस रूट कीवर्ड को लिखने के बाद, उस रूट कीवर्ड को लिखने के बाद आपके सामने सजेशंस आ रही होंगी। सजेशंस कैसे आएंगी? मसलन गूगल की मिसाल लें, आप एक कीवर्ड लिखते हैं तो सजेशन में कितने कीवर्ड वो देता है आपको। यूट्यूब भी ऐसे ही चलता है सर, सारे सर्च इंजन ऐसे ही चलते हैं। तो आप यही वाली टेक्निक अमेजोन पे भी लगाएं। ये जो हमारा ये वाया कीवर्ड रिसर्च मेथड है वो यही है कि हम अमेजोन के सर्च बार पे रूट कीवर्ड लिखेंगे और देखेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ अमेजोन क्या देता है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमने कीवर्ड लिखा बैम्बू, अमेजोन ने नीचे बैम्बू के साथ हमें स्पून दे दिया, बैम्बू के साथ हमें स्टीमर दे दिया, बैम्बू के साथ ही हमें चॉपस्टिक्स दे दी। सही है, उसने डिफरेंट कीवर्ड दे दिए। अब मैं क्या करूंगा मजीद, मैं अब बैम्बू स्पून को उठाऊंगा, अब मैं पूरे सर्च बार में जहां पे केवल बैम्बू लिखा था मैं बैम्बू स्पून लिखूंगा। सर जब मैं बैम्बू स्पून लिखूंगा तो वो मुझे बैम्बू स्पून देगा और फिर उससे आगे भी कुछ ना कुछ दिखाएगा। अब साइंस समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम वो उठा उठा के जहां तक हिम्मत है हमने जाना है। क्लियर है जी? ये हमारी कुछ टेक्निक्स हैं प्रोडक्ट हंटिंग की। अब प्रोडक्ट सिलेक्ट कैसे करते हैं वो बात कर लेते हैं, फिर इन टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। फिर क्राइटेरिया देखेंगे किसी दिन में, और किसी दिन में उसको देखेंगे कि कैसे उस क्राइटेरिया को वैलिडेट करना है, चेक करना है, और फिर सोर्सिंग की तरफ चलेंगे। माइनस स्ट्रिंग मेथड, ये सिर्फ हमने माइनस का साइन लगाना है। स्ट्रिंग बेसिकली ना कंप्यूटर की लैंग्वेज में, शायद अगर इधर कोई सीएस के बैठे हो उन्हें पता हो, कंप्यूटर की लैंग्वेज में जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हुए इस तरह टेक्स्ट लिखते हैं ना, तो उसको पीछे मशीन को समझाया जाता है कि ये स्ट्रिंग है, उसको मशीन स्ट्रिंग लेता है। तो इसलिए माइनस स्ट्रिंग मेथड इसका नाम है। सर्च बार में माइनस लिखना है और आगे रैंडमली लेटर्स डाल देने, 7 8 कोई से भी, XYZ ABC जो भी, तो हमने एंटर मारना है। तो अमेजोन को अब नहीं पता कि ये क्या कीवर्ड है, किसने ये यूज किया है कि उसके साथ मैच करके उसको सर्च रिजल्ट में लेके आऊं। मैचिंग ही चलती है ना सर्च रिजल्ट पे। कीवर्ड हमने क्यों यूज करने हैं अपने लिस्टिंग में? ताकि जब वो कीवर्ड कोई सर्च करे हमारी लिस्टिंग में वो कीवर्ड मौजूद हो, हमारी लिस्टिंग उठ के उसके सर्च रिजल्ट में आ जाए, और वो कीवर्ड हमारे रेलिवेंट होने चाहिए। समझ आ रही है ना बात? ये जब हम मेथड करेंगे तो मैचिंग नहीं होगी, ये होगी मैचिंग। किसी बंदे ने ये अपनी लिस्टिंग में लिखा होगा, मतलब वो लिस्टिंग में लिख दे AXBCZJ,
इस तरह किसी ने लिखा होगा लिस्टिंग में? किसी ने भी नहीं लिखा होगा जी, टोटली इरेलीवेंट है, मकसद ही कोई नहीं। तो जब हम ये अमेजोन पे सर्च करेंगे, अब अमेजोन का एल्गोरिथम कंफ्यूज होगा इसको क्या दिखाऊं, वो फिर हमें हर कैटेगरी से डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स उठा के दिखाता है। आइडिया जनरेट कर रहे हैं ना, समझ लग गई अब? ये एक चीज है। अच्छा, इससे पहले मैं क्या बता रहा था जी? नहीं, मैं वो कंप्लीट कर लिया था। चलें खैर, छोड़ें इसको भी। प्रोडक्ट की सिलेक्शन के ऊपर बात हो रही थी। सिलेक्शन के ऊपर बात ये हो रही थी कि बॉस, प्रोडक्ट हर कोई ये बेच रहा है, उधर 10 लोग ये बेच रहे हैं, आपने भी ये प्रोडक्ट हंट की, वैलिडेट की, फुलफिल होगी, क्लाइंट भी आपका राजी है जी, स्टैट ही बहुत अच्छे हैं, सेल अच्छी है, लो कंपटीशन है, हाई डिमांड है, आप ये लॉन्च करना चाहते हैं। सर इसमें कुछ चीजें हैं जो आपने हंटिंग के बाद सोर्सिंग से पहले कर लेनी। सही है। सबसे पहले क्या है जी कि एक अच्छी प्रैक्टिस है, जरूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको जरूरत नहीं है कुछ नया करने की, कुछ लोग ये भी कहते हैं, अमेज़न सिखाने वाले कुछ कहते हैं कि नया करने की जरूरत नहीं है, लोगों के नक्शे कदम पे चलते जाओ। अगर कोई इसी तरह का मार्कर बेच रहा है, मोस्टली इसी तरह का मार्कर बेच रहे हैं 70 से 80% लोग, तो आपको क्या जरूरत है इसमें चेंजेस करने की? आप भी यही बेचो, क्योंकि जब भी आप चेंजेस करेंगे आपको उसके इफेक्ट्स पता नहीं कि वो पॉजिटिव इंपैक्ट देगा कि वो नेगेटिव इंपैक्ट देगा। हो सकता है आप उसमें जो चेंजेस करें वो आपको बहुत पसंद आए, ऑडियंस को या कस्टमर को पसंद ना आए तो वो आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट दे दे। तो इसलिए वो लोग इस साइकी से, इस माइंडसेट से कहते हैं कि चेंजेस ना करें, जो चीज है वही जाने दें, और जरूरत नहीं क्वालिटी भी अपने कंपेटिटर से इंप्रूव करने की, जितनी क्वालिटी वो दे रहे हैं उतनी आप दे और जाने दें। कुछ लोग इस तरह कहते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। अच्छी प्रैक्टिस ये हो जाए कि यार कुछ चेंजेस लेके आओ, कुछ यूनिकनेस तो लाओ। यूनिकनेस आएगी तो ही फायदा होगा ना। क्या है, 2 महीने लेट प्रोडक्ट शुरू कर देना बेचनी, 2 महीने रिसर्च कर लो। सर डिस्कशन फोरम बड़े पड़े हैं, किसी को डिस्कशन फोरम्स का पता है? कोई ऑनलाइन डिस्कशन फोरम हो क्या? नहीं सर, आप कुछ छोड़े, मैं जनरल डिस्कशन फोरम्स की बात कर रहा हूँ। डिस्कशन फोरम्स होते हैं ना, वेबसाइट्स बनी होती हैं, लोग जाके क्यूरी करते हैं। सिंपल रेडिट की एग्जांपल लेना, रेडिट कोरा का पता है जी किसी को? चले, सबसे पहले तो ना आप सब अपनी गूगल रिसर्च अच्छी करें। अगर आप लोगों ने इस फील्ड में जाना है ना, सर मैं जो बताऊंगा ना, मैं जो सिखाऊंगा, सर वो इतना सा होगा, जो इतना सा पोर्शन बाकी है वो आपकी सेल्फ लर्निंग है, क्योंकि ये सारी जिंदगी खत्म नहीं होनी। कोई पेशेंट के साथ मैं कर रही थी तो काफी नेगेटिव आए थे, वो बड़े डिसेंट वे में उनका आंसर दे रहे थे। मैंने आपको पहले दिन बताया था कस्टमर असिस्टेंस बड़ी जरूरी है जी। अमेज़न के लिए कस्टमर खुदा है जी, अमेज़न के लिए कस्टमर खुदा है, सेलर कुछ भी नहीं। हालांकि उसने सारे पैसे सेलर से लेने, कस्टमर से कुछ नहीं लेता, लेकिन कस्टमर खुदा है। वो सही प्रोडक्ट को भी गलत कह देगा, अमेज़न ने नहीं इन्वेस्टिगेशन करनी, उसने आपको रिफंड कर देना, रिटर्न कर देना, जो भी कस्टमर ने कहा होगा। इसलिए कस्टमर को खुश रखना आपका काम है, अगर अमेज़न के साथ आपने लॉन्ग टर्म चलना। सर कस्टमर आपको मैसेज करता है ना, आप उसको 24 घंटे से लेट रिप्लाई करेंगे तो ये भी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है आपके अकाउंट के ऊपर, आपके अकाउंट की हेल्थ एक टाइम पे गिरने लग जाती है। तो बात ये हो रही थी कि डिस्कशन फोरम्स होते हैं जैसे रेडिट और कोरा है, सर सेल्फ लर्निंग बड़ी जरूरी है। मैं आप लोगों को वो सारी बातें बता दूंगा जो इन 2-3 सालों में मैंने फेस की हैं, जो सिनेरियो से मैं गुजरा हूँ वो मैं आपको बता दूंगा। अगर उन सिनेरियो से हटके कुछ आपके सामने आ जाएगा, आप क्या करेंगे? सर वहां पे रिसर्च चलती है, लर्निंग सारी जिंदगी खत्म नहीं होनी जी। इधर माशाल्लाह काफी लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक अच्छा हिस्सा गुजार लिया, वो मुझे बता दें कि लर्निंग, सर आप बताएं, लर्निंग खत्म हो सकती है? सारी जिंदगी लर्निंग नहीं खत्म होती। जिस मर्जी फील्ड में आप चले जाए, मैं नहीं मानूंगा कोई कह दे कि जी मैं 100% इस चीज का परफेक्ट हो गया हूँ या मैं इसमें एक्सपर्ट हो गया हूँ। कुछ भी 100% नहीं होता जी, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें अपग्रेड हो रही हैं और हमें रेगुलर बेसिस पे खुद को अपग्रेड करना है।
अपग्रेड करना है तो हर टाइम तो आप मेंटोरशिप या क्लासेस नहीं ले सकते ना, तो सेल्फ लर्निंग बहुत जरूरी है। गूगल और यूट्यूब से बड़ा उस्ताद नहीं है जी आज के दौर में। जोन सी मर्जी क्यूरी जिस मर्जी फील्ड की, वो हिकमत की है, वो डॉक्टरी की है, वो आईटी की है, वो टीचिंग की है, वो ई कॉमर्स की है या नॉन ई कॉमर्स की है, सर आपको गूगल पे मिलेगी, उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। एक नहीं 1000 सोल्यूशन मिलेंगे, पता नहीं कौन सा आपके लिए फायदे में रह जाए। पढ़ना तो स्टार्ट करें। सही है जी। तो वो डिस्कशन फोरम से ये बात हुई, जैसे आपको डिस्कशन फोरम का नहीं पता था इसलिए मैंने ये कहा कि सेल्फ लर्निंग स्टार्ट करें। अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, चुप करके डिस्कशन फोरम पे जाएं, उधर जाके पोस्ट करें कि जी ये प्रोडक्ट है, बल्कि प्रोडक्ट नहीं शो करवानी, किसी तरीके से बताया जाए कि आइटम या प्रोडक्ट भी दिखा दें, उधर कौन सा अमेज़न के सेलर्स बैठे कि जी ये प्रोडक्ट है, उसका ये डिजाइन है, अगर आप डिजाइन में चेंजेस करना चाह रहे हैं। अच्छा मैं सोच रहा हूँ यार मैं इसका ये डिजाइन भेज दूं, साथ अपनी लॉजिक दे कि ये डिजाइन में चेंजेस मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, इससे कस्टमर को क्या फायदा होगा, और छोड़ दें 1 महीने के लिए। डिस्कशन फोरम है, लोग उधर आके डिस्कशन करेंगे, वहां से आपको मेजोरिटी के आंसर्स रीड आउट करें, रिपोर्ट डाउनलोड करें, आपको पता चलेगा कि लोग इसके हक में थे कि नहीं थे। सर अगर तो हक में थे तो डिजाइन बदल दे, नहीं हक में थे तो पुराने वाला जाने दे। ये एक छोटी सी टेक्निक मैंने बताई है, आप लोग इससे अच्छी टेक्निक डेवलप कर सकते हैं रिसर्च करने के लिए कि प्रोडक्ट में चेंजेस करना वायबल है कि नहीं। जी प्रोडक्ट में चेंजिंग तो ऑनलाइन आ गए, बट अमेज़न पे जाती है, लेकिन एक्चुअली में प्रोडक्ट में चेंजिंग कैसे होगी सर, ये जब आप सोर्सिंग करेंगे बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और नहीं इन्वेस्टमेंट में चेंजेस कैसी होंगी। नहीं एक्चुअली ये समझा रहा है कि प्रोडक्ट में सेल करनी अच्छा ये इसके कैप है ना, इसके कैप की शेप देख रहे हो ऊपर से, मैं इसको कहता हूँ इसको भी इस तरह सर्कल में कर दो, कौन करेगा। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ ना कि डिजाइन चेंज कर रहे हो आप, कौन करेगा, मैन्युफैक्चरर करेगा। तो जब आप मैन्युफैक्चरर से डील करोगे उसे बताओगे कि भाई ये वाला डिजाइन नहीं, मुझे ये वाला डिजाइन चाहिए, वो करेगा चेंज। सही है ना। वो स्क्वायर शेप में मार्कर चल रहे हैं, ये सर्कुलर में है, वो स्क्वायर में है, तो वो भी मैन्युफैक्चरर ही करेगा ना, हमने तो अपना डिजाइन देना। एक चीज ये इंप्रूवमेंट सर करनी चाहिए। छोटी सी मिसाल देता हूँ, रोलिंग पिन का पता है ना सबको, रोलिंग पिन का वो बेलना कहते हैं, बेलना जी। अब मैं वो प्रोडक्ट हंट कर रहा था, रोलिंग पिन सामने आई तो मुझे किसी ने उसमें इंप्रूवमेंट बताई कि यार इसमें ना साथ में मेजरिंग मीटर दे दो, मेजरिंग मीटर दे दो, वो आपको बता देगा कि वो रोटी का डायामीटर क्या है ना, मेजर करके बता देगा, तो वो हर दफा फिर रोटी बेल करने में आसानी रहेगी। एक डायामीटर किया, वो आप जितना मर्जी उसको रोटेट करेंगे उस रोलिंग पिन को, वो सेम डायमीटर की रोटी और पूरी गोली बनेगी। अच्छा आइडिया था ना उसका। इस तरह की चेंजेस आप लोग भी सोच सकते हैं प्रोडक्ट फाइनल करने से पहले। ये मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ सर। सबसे पहले वो रोप स्कीपिंग आई थी, ठीक है, अब मीटर के साथ आ गई, डिजिटल मीटर के साथ। ऐसे ही है ना, चेंजेस, दुनिया चेंजेस अडॉप्ट कर रही है, तो अगर तो आप उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट में तो लाजमी करें, अगर नहीं फिर रहने दें। एक काम ये प्रोडक्ट हंटिंग के बाद फाइनल करने से पहले, सोर्सिंग से पहले। दूसरा काम क्या करना है सर, पेटेंट चेक करवा लेना है। पेटेंट के कि किसी ने उस प्रोडक्ट का कॉपीराइट तो नहीं लिया हुआ वर्ल्ड वाइड कहीं पे। अब हो सकता है कि उसने प्रोडक्ट का पेटेंट नहीं लिया लेकिन डिजाइन पेटेंट उसने ले लिया, समझ रहे। मसलन ये जो कैप का डिजाइन उसने ये ट्रायंगल सी बना दिया है, ये अब इस बंदे के अलावा कोई नहीं बना सकता अगर उसने सर पेटेंट लिया है, तो ये पेटेंट चेक करना बहुत जरूरी है। क्लियर है जी मेरी बात। कॉपीराइट का तो सबको पता है ना कि कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, तो कॉपीराइट क्लेम से बचने के लिए आपने जो प्रोडक्ट फाइनल करनी है, सोर्सिंग से पहले उसका पेटेंट चेक करवाना है, उसका डिजाइन पेटेंट भी चेक करवाना है, प्रोडक्ट पेटेंट भी चेक करवाना है, बंदा हायर करके। पेटेंट एक्सपर्ट हायर करेंगे आप लोग, फाइबर से कर लें, अपवर्क से कर लें, फिजिकली मार्केट में मिलता है वहां से कर लें, कोई यार दोस्त पेटेंट एक्सपर्ट है उससे करवा लें। खुद सीखना चाह रहे हैं तो खुद सीख लें, जहां से सीख सकते हैं पेटेंट कैसे चेक करते हैं। क्लियर है जी। ये चीजें जरूरी हैं, इसके बगैर तो फायदा नहीं।
पेटेंट चेक ना करवाया हो, प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, 20-30 हजार डॉलर लगा दिया, जिस बंदे का पेटेंट था उसने आके इन्फ्रिंजमेंट कंप्लेन कर दी अमेजोन को, अमेजोन ने आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड कर दिया, आपका तो 30 हजार गया, 30 हजार डॉलर गए। तो इसलिए बेहतर है कि पहले पेटेंट चेक करवा लें, हंटिंग के बाद, फाइनल करने से पहले, सोर्सिंग से पहले, दो काम लाजमी, डिजाइन देख ले, इंप्रूवमेंट है कर ले, और पेटेंट। जी सर, आप दोनों बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, कोई हमसे भी बात करें, हम भी हंस लें। क्लास का थोड़ा डेकोरम रहने दो है। नेक्स्ट चीज क्या है जी, पेटेंट चेक हो गया, ये हो गया जी, हाँ जी। उसके बाद आप लोग सोर्सिंग की तरफ जाएंगे। माइनस स्ट्रिंग में, अच्छा ये दो चीजें थी डिस्कस करने वाली जरूरी, कि ये काम आप लोगों ने लाजमी करना है। नेक्स्ट चीज है तीसरी, वो टर्म लिख लें सारे अपने पास, वो जब हम लिस्टिंग क्रिएशन की तरफ जाएंगे उस टाइम मैं करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि वो कैसे करते हैं, लेकिन वो काम आपने हंटिंग में लाजमी करना है। सोशल लिसनिंग, सर सोशल लिसनिंग बड़ी जरूरी है जी। सोशल लिसनिंग क्यों जरूरी है? उस प्रोडक्ट, ऑलरेडी जो सेलर्स उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उनको कौन कौन सी डिफिकल्टीज आ रही, या उनके कस्टमर्स को क्या क्या मसले आए हैं, या वो सेलर्स को भी छोड़ दें, जनरल ऑडियंस जो मार्केट से अदर प्लेटफॉर्म से बाय करती है उनको उस प्रोडक्ट में कौन कौन सी कंप्लेन है, उन्होंने अपनी जिस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ली थी वो प्रोडक्ट, क्या वो प्रोडक्ट उनकी वो प्रॉब्लम सोल्व कर रही है कि नहीं कर रही, सर इसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं सोशल लिसनिंग, कि हम सोशली उसको लिसन करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें उस प्रोडक्ट के ड्रॉबैक्स मिले। उसका फायदा क्या होगा कि हम अपने सप्लायर से डील करते वक्त उसे बताएंगे कि बॉस ये जो ड्रॉबैक्स की लिस्ट है ना, ये मेरी प्रोडक्ट में नहीं चाहिए, आप बताएंगे इस चीज हैं अवाम उनके, सही है जी। तो ये टर्म भी आपने लाजमी सोर्सिंग से पहले कर लेनी है अपनी प्रोडक्ट की। सोशल लिसनिंग कैसे करते हैं वो लिस्टिंग क्रिएशन में मैं बता दूंगा, क्लियर है जी बात। लास्ट थिंग जो है वो ये है जी कि मैंने आपको बताया था एफबीए फीस और रेफरल फी, इसके ऊपर डिस्कशन हुई है जी हमारी कि नहीं हुई? हुई है, रिपीट कर देता हूँ। अगर आप फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहे हैं तो पर यूनिट सेल होने के ऊपर अमेजोन एफबीए फीस चार्ज करेगा, और 15% रेफरल फी, तो उसने कमीशन अपना लेना ही लेना है, वो 15% फिक्स है। लेकिन एफबीए फीस उसकी फिक्स नहीं है। एफबीए फी जो है वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट की डायमेंशंस के ऊपर, प्रोडक्ट की कैटेगरी के ऊपर, कि प्रोडक्ट स्मॉल एंड लाइट कैटेगरी की है, स्टैंडर्ड साइज की है, ओवर साइज की है, फुटवेयर की है, अपैरल में आती है, किस कैटेगरी में आती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये। इसके बाद उस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर उसकी डायमेंशंस क्या है। सर अमेजोन दो चीजों के ऊपर एफबीए फीस चार्ज करता है, या तो एक्चुअल वेट के ऊपर प्रोडक्ट की, या डायमेंशनल वेट के ऊपर। ये वर्ल्ड वाइड रूल है जी। जब आप शिप भी करवाएंगे ना अपनी प्रोडक्ट को, मतलब आप चाइना से सोर्स करवा रहे हैं, सप्लायर ने बना दी, आपने एक फ्रेट फॉरवर्डर हायर किया जिसने सप्लायर के वेयर हाउस उठा के आपके अमेजोन के वेयर हाउस तक शिप करवानी, जो शिपिंग की सर्विस देते, कोरियर वाले कह रहे हैं, सर वो लोग भी पर केजी के हिसाब से प्राइस चार्ज करते वो क्या है, एक्चुअल वेट भी काउंट करते हैं और डायमेंशनल वेट भी काउंट करते हैं। मसलन आपकी 1000 मार्कर थे, एक मास्टर कर्टन में आपने 1000 के 1000 रखवा दिए, सही है, उन्होंने मास्टर कर्टन का वेट करना है, वो वेट निकला जी 13 के जी, उन्होंने नोट कर लिया 13 के जी पर मास्टर कर्टन, सिंगल मास्टर कर्टन का वेट 13 के जी। अब उन्होंने एक मास्टर कर्टन का डायमेंशनल वेट भी लिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 136, ये उनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। कोई 135 पे डिवाइड करता है, कोई 136 पे डिवाइड करता है, कोई 6000 पे करता है, हर एक का डिफरेंट फार्मूला है। हाँ जी,
तो सर मैं भी शिपमेंट वालों का ही बता रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि जब शिपमेंट वाले जो शिप करेंगे आपकी उन्हीं का बता रहा हूँ। डायमेंशनल वेट भी काउंट कर लिया उन्होंने, जब वो मल्टीप्लाई डायमेंशंस को करके डिवाइड करते हैं ना उस स्पेसिफिक वैल्यू पे, वो 6000 है कि 5500 है, वो हर एक ने अपनी रखी हुई है, तो वो उनके पास डायमेंशनल वेट निकलेगा उस एक मास्टर कटर। सर आप वो देखेंगे एक्चुअल वेट ज्यादा है कि डायमेंशनल वेट ज्यादा, वो उस वाले वेट को कंसिडर करके आपसे पैसे चार्ज करते हैं। समझ लग गई जी ये बात मेरी, समझ लग गई? जो ज्यादा होगा, मसलन एक्चुअल वेट था 13 kg, डायमेंशनल वेट कैलकुलेशन करके निकला 17 kg, ज्यादा कौन सा है? 17, तो उन्होंने 17 kg के हिसाब से आपसे पैसे चार्ज कर लेने। अगर डायमेंशनल वेट निकलता 10, एक्चुअल था 13, तो उन्होंने 13 के हिसाब से कर लेने थे, जो ज्यादा होगा दोनों में से उसने उस हिसाब से पैसे ले लेने। सेम यही प्रोसीजर अमेज़न वाले करते हैं एफबीए फीस। अगर तो उस प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट ज्यादा है वो एक्चुअल लेंगे, वरना उस यूनिट का वो एक पीस का डायमेंशनल वेट ज्यादा है वो उस हिसाब से बताएंगे जी कि अगर तो डायमेंशनल वेट इतना है तो इतनी फीस बनेगी, वो पूरा चार्ट है जी। आप लोग गूगल पे लिखेंगे अमेज़न एफबीए फीस चार्ट 2022, तो आपको वो चार्ट मिल जाएगा हर कैटेगरी के साथ। ठीक है जी। ये देखिए साइज टियर आ रहा है जी, ये वाले कॉलम में स्मॉल स्टैंडर्ड है, लार्ज स्टैंडर्ड है, स्मॉल ओवर साइज है, मीडियम ओवर साइज, लार्ज ओवर साइज, फिर उसका शिपिंग वेट आ रहा है। शिपिंग वेट कह रहा है अमेज़न, यानी कि उस आइटम को शिप करने में जो वेट यूज होगा उस वेट के साथ, समझ आई? ये मार्कर है ना, 1000 मार्कर मैंने अमेज़न के वेयरहाउस पे रखवा दिए। अब जब एक ऑर्डर आया तो एक मार्कर जाना है, वो एक मार्कर कस्टमर के घर तक या उसके डोर तक पहुंचाने में उस मार्कर का जितना वेट होगा, वो वेट इनमें से जहां पे रिलाय कर रहा है इसमें से, उस हिसाब से वो ये वाली। अब नॉन पीक बेस रेट आ गया और एक नॉन पीक फुलफिलमेंट भी फी आ गई, तो वो ये फुलफिलमेंट फी जो है जिसमें उसने फ्यूल एंड इन्फ्लेशन चार्जेस ऐड किए हैं। आजकल हालात तो पूरी दुनिया में ही खराब है ना, फ्यूल इन्फ्लेशन हो रही है, तो अमेज़न ने इसी एक साल में 3 दफा अपनी एफबीए फीस बढ़ाई है। तो ये वाली जो करंट आई है ये आई है। अब अगर आपकी लार्ज स्टैंडर्ड साइज है और उसका शिपिंग वेट 3+ एलबीज है, 3+ एलबीज से 20 एलबीज तक है, तो आपकी जो फुलफिलमेंट एफबीए फीस है वो 6.44 प्लस 0.32 एलबी पड़ेगी, अब फर्स्ट 3 एलबी। तो अगर तो ये 3 एलबी है तो 6.44 रही, अगर ये 6 एलबी हुई तो 6.44 प्लस 2 दफा ये ऐड करेंगे, सही है? तो इस तरह एफबीए फीस अमेज़न डिपेंड करता है कि आपका साइज टियर क्या है प्रोडक्ट का और उसकी शिपिंग वेट क्या है, उसके हिसाब से आप यहाँ से अपनी एफबीए फीस जो है देख लेंगे। अब ये काम प्रोडक्ट हंटिंग में करना है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट की एफबीए फीस ज्यादा है जी उस प्रोडक्ट में नहीं जाना। ये मेरा तजर्बा कह रहा है, जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट हंट की थी किसी क्लाइंट के लिए, मैंने ये चीज नोट नहीं थी की। प्रोडक्ट मिल गई, अच्छा मिल गया, चला दी, सर उस प्रोडक्ट की एफबीए फीस $10 पड़ रही है मुझे, $10 एक यूनिट बेचता हूँ, वहां उसमें से $10 सीधा सीधा अमेज़न ले जाता है, सही है ना? तो इसलिए आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रोडक्ट हंट करते हुए एफबीए फीस वाले स्टेप को भी ज़हन में रखना कि अगर कोई प्रोडक्ट वैलिडेट कर गई, क्राइटेरिया पे पूरा उतर गई, एक दफा उसकी एफबीए फीस देख ली। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। 15% सर, हाँ जी हाँ जी, वो 10% कौन सा? ये एफबीए, ये एफबीए, ये पढ़ना ही पढ़ना है। वो 15% वो फिक्स है सर। 25 कैसे? ये 10 कब है? मैं तो नहीं इसको 10 कह रहा। मुझे नहीं समझ आ रही, 50 आप कैसे काट रहे हैं, जरा बताएं मुझे। 15 सर, 15, हाँ जी। ये 10 कैसे है?
आपकी 25 और 15 हो गया ना, मेरा कहने वाला दोनों मिलाकर। सर आप इसको 10 कैसे कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही। अमेजोन ने मैं बता दिया कि मैं अपना कमीशन 15% लेता हूँ, लेकिन एफबीए कितने परसेंट लेता है उसने नहीं बताया। उसने कहा ये चार्ट है। अब वो आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी, आपकी जो प्रोडक्ट होगी, कर रहे हैं, वहां से फिर आप निकाल सकते करेंगे। समझ गए ना मेरी बात? ऐसे तो वो फिक्स है, नहीं है। ये डिपेंड करेगा क्या है, उसके अगेंस्ट आपकी इन्फ्लेशन के साथ कौन सी फीस है। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो आपको पता चल जाएंगे। वो टूल्स आपको बता देते हैं। जब आप टूल्स यूज करेंगे ना, तो उधर दिखा दूंगा मैं आपको, साइड पे लिखा आ रहा होता है, वो बताता है स्मॉल स्टैंडर्ड में है या इसमें। वैसे भी इसका भी चार्ट अमेजोन देता है। आप अमेजोन साइज टियर चार्ट 2020 गूगल पे इसी तरह लिखेंगे तो वो देगा। वो बताएगा कि मेरे साइज स्मॉल स्टैंडर्ड में आगे इसी में देता होता था, पता नहीं आज इस लिस्ट में क्यों नहीं है। वरना वो बताता था कि स्मॉल साइज में मेरी ये वाली डायमेंशन की प्रोडक्ट आती है। मसलन उसने लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों दी होगी कि जिस प्रोडक्ट की लेंथ, विड्थ और हाइट इस वैल्यू में, इस रेंज में लाई कर रही है, वो स्मॉल स्टैंडर्ड होगी। जिसकी इस रेंज में कर रही है वो लार्ज स्टैंडर्ड होगी। तो उसका भी चार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप अपने कंपेटिटर का देखेंगे, उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट आपको सेलर सेंटर उसकी डिटेल पेज पे मिल जाएगी। तो वही लेंथ, विड्थ, हाइट ऑलमोस्ट आपकी रहनी है। कंफर्म करने के लिए आपका सोर्स वाला बता देगा। देखिए ये सब वो आइडियाज होंगे जो आप रफली लगाएंगे। इसमें से ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन वो ऊपर नीचे कितने को जाएंगे? 2-3 पॉइंट ऊपर हो सकता है, 2-3 पॉइंट नीचे हो सकते हैं। तो जब आप कंफर्म करके प्रोडक्ट को सोर्सिंग करवाएंगे, तो जो लेंथ, विड्थ, हाइट आपने सोची थी, वो 19-20 का फर्क आ जाएगा उसमें। स्मॉल जो टियर साइज सोचा था उसमें 19-20 का फर्क आ जाएगा। लेकिन आपका रफली एक जो आइडिया बन जाएगा, एक फ्लो बन जाएगा जी कि मुझे कितनी एफबीए फीस पड़नी, ये बहुत जरूरी है जी। स्मॉल एंड लाइट कैटेगरी आती है। नेल फाइल्स होती हैं, एक प्रोडक्ट है नेल फाइल्स, गर्ल्स को पता होगा क्योंकि वो नेल्स के लिए यूज करती हैं, शायद शेप बनाने के लिए ना उसकी। वो इतनी सी एक प्रोडक्ट होती है सर, वो स्मॉल एंड लाइट कैटेगरी में आती है। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक आया बंदा, उसने कहा मेरी ये प्रोडक्ट है, मुझे एफबीए फीस $6 पड़ रही है, तो कैसे कम कर सकते हैं। मैंने देखा उसकी प्रोडक्ट की डायमेंशन जो थी वो नेल फाइल में आ रही है, स्मॉल एंड लाइट कैटेगरी में आ रही है। मैंने अमेजोन के साथ केस ओपन किया, स्मॉल एंड लाइट कैटेगरी में डाले, $6 से $2 होगी, $4 उसकी एफबीए फीस बच गई। तो ये सारी चीजें आप प्रोडक्ट हंटिंग में माइंड में रखेंगे तो आपको ये फायदा देंगे। सर पैसा बचाना है, पागलों की तरह हमने लगाना नहीं है। हाँ जी, प्राइस ज्यादा नहीं सकते सर। देखिए आप, अच्छा आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि बड़ी प्रोडक्ट सर्च क्यों नहीं करते? हाँ जी सर, उसमें प्रॉफिट ज्यादा, मार्जिन, उसमें फिर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा चाहिए ना। टोटली डिपेंड करता है आपकी जेब के ऊपर। अब आप $25,000 लेके आए हैं, सॉरी $25,000 लेके आए हैं, और आप सोचें कि आप 150-200 पाउंड सेल करने वाली प्रोडक्ट है, सर वो 25,000 में तो अकेली इन्वेंट्री भी नहीं आनी उसकी। यही रीजन है ना, आपकी जेब के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी आपके पॉकेट है उतनी आप खरीद सकते हो ना इन्वेंट्री। आप बड़ी प्रोडक्ट को उठा लो बेचने के लिए, उसकी इन्वेंट्री खरीद लो, ना उसकी इमेजेस बनवाने के पैसे हो, ना लिस्टिंग करवाने के, ना मार्केटिंग करने के, तो आप उसको क्या करोगे? तो वो पैसों पे डिपेंड करता है, मना नहीं करते, बल्कि ज्यादा अच्छी बात है। आपका दिन का एक ऑर्डर भी निकल गया, $100 का प्रॉफिट दे गया, बड़ी प्रोडक्ट थी, एक ऑर्डर भी निकला, $100 का प्रॉफिट दे गया एक दिन में, आप स्कूल में। छोटी प्रोडक्ट में हमें खपना पड़ता है क्योंकि हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ाने पड़ते हैं। क्लियर है जी? चले, मैं ये माइनस स्विंग मेथड का छोटा सा प्रैक्टिकल करके दे देता हूँ, बाकी फिर हम कल को सर देख ये लेंगे। सर ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो नॉन पीक बेस रेट है ये सर ये नॉन पीक जो रेट है ना, ये आपका इन्फ्लेशन और फ्यूल सरचार्जेस के अलावा है। यानी कि 28 के 22 अगस्त को रिसेंटली अमेजोन ने अपनी एफबीए फीसेस जो है ना, ये इन्फ्लेशन रेट की वजह से और फ्यूल चार्जेस की वजह से इंक्रीज की है। तो वो बता रहा है कि नॉन पीक में वो बता रहा है विदाउट इंक्रीज क्या रेट था और इंक्रीज करने के बाद क्या रेट आया। वो अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंसी रख रहा है। सही, ठीक। सिंपल अमेजोन सर्च बार में जाना है, माइनस स्विंग है, कोई भी लेटर टाइप कर देने हैं,
माइनस साथ में स्ट्रिंग देनी। अब ये देखें, उसको पता ही नहीं चला कि मैंने लिखा क्या है। वो डिफरेंट कैटेगरी से डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बीच में बेस्ट सेलर भी उठा के उसने मुझे दे दी। अब मेरा काम सिर्फ एक ही आइडिया जनरेट करना है ना। अभी मैंने बस इनको गो थ्रू करी जाओ, गो थ्रू करी जाओ, कोई एक प्रोडक्ट जो मेरे दिल को लगेगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये इस तरह की प्रोडक्ट हो तो आप लोग ओके करें, नहीं। मेरे दिमाग में क्लिक कर गई कि यार ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, या ये मैंने कम देखी है, या इसको मैंने यूज होते हुए नहीं देखा कभी जिंदगी में, ये क्या चीज है। फिर मैं उसको समझूंगा कि ये एक प्रोडक्ट आइडिया जनरेट हो गया, उसको लिस्ट में डालो। अगली प्रोडक्ट 5-6 प्रोडक्ट के आइडिया जनरेट करो। वो आइडिया जनरेट करने के बाद उनके ऊपर अपने क्राइटेरिया को हम फुलफिल करेंगे। सही है जी। ये देखें, अब इसी तरह आप जाते जाएं, अभी तक तो ये बुक्स दिखा रहा है, बीच में कुछ कुछ प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जैसे ये ब्लेंडर आ गया है, ये कोई कॉफी कप्स आ गए हैं। ठीक है ना। आप इस तरह इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे और नेक्स्ट जाते जाएंगे जब तक आपको मिलेगी नहीं। ये देखिए जी, अब हम सेकंड पेज पे चल जाएंगे। तो इस तरह ये माइनस स्ट्रिंग वाला काम करता है। क्लियर है जी। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं ना है, यहाँ तक ओके है। चलें बाकी कल करते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर जो एफबीए फीस होती है, हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी, सर, बोलें। जो एफबीए फीस जो लिस्ट लगी हुई है उसमें पक्का वो ही लगेगी फीस जो उन्होंने कह दी है कि यही है? हाँ जी सर, एफबीए फीस जितनी अमेज़न ने मेंशन कर दी वही देनी पड़ेगी। सर अगर स्मॉल प्रोडक्ट हो हमारे पास है, ठीक है, उसमें अगर स्मॉल एंड लाइट है तो उसकी एफबीए फीस कम होगी ना। अमेज़न से हम लेस वगैरह यार मुझे आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं सही आ रही। अच्छा, नहीं? सर मैं इन भाई का क्वेश्चन ये है कि आप 2 महीने करते थे प्रोडक्ट को, लेट्स सपोज, और 2 महीने बाद आपको पता चला कि आपकी प्रोडक्ट स्मॉल एंड लाइट कैटेगरी में थी, तो एफबीए फीस $2 पड़नी चाहिए थी, लेट्स सपोज, और वो 2 महीने से आपसे $6 ले रहे हैं। तो जब $2 हुई है तो वो वापस देंगे। यही क्वेश्चन है जी आपका। जी सर। हाँ जी, आप अमेज़न के साथ केस ओपन करेंगे, वो आपको जितनी एक्स्ट्रा पेमेंट उसने ली होगी जी सर। मिसअंडरस्टैंडिंग से, वो सारी रीइंबर्स कर देगा आपको, पैसे नहीं मारता आपके। सही है ठीक जी। होगा सर। ठीक है हाँ सर। जी, ओके चले, ओके, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया जी।